हेलो नमस्कार, दिस इज सपना सूरी फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 एफएम से और रेडियो वाला पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर सिर्फ 30 मिनट में आपके घर पे पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाता है, 10 मिनट में आपको ब्लिंकिट अपनी डिलीवरी दे देता है, 30 सेकंड्स में ज्ञान मिल जाता है और एक स्वाइप में आपको एंटरटेनमेंट मिल जाता है। और हम भी अपनी लाइफ के डिसीजंस ऐसे ही करने लगे हैं, बहुत इम्पल्सिव होकर, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। मैं बात कर रही हूँ, जब बात आती है हमारी लाइफ को एंड करने की, तो ये डिसीजंस भी हम बहुत इम्पल्सिव होकर लेते हैं, बहुत क्विकली ले जाते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं एंड आई एम ऑनर्ड एंड प्लीज टू हैव डॉक्टर अजय भार्गव, हु इज़ अ साइकेट्रिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। धन्यवाद सर, आजकल हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत इम्पल्सिव हो चुके हैं और लाइफ, जिसे हम कहते हैं ज़िंदगी, अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसको जब एंड करने का डिसीजन आता है तो जो लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए वो सबसे पहले पिक करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमनली देखा गया एंड आई वाज रियली हर्ट, टच्ड। अभी रिसेंटली हमारे फरीदाबाद, हरियाणा का एक शहर है, एनसीआर के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि क्लास टेस्ट है। तो किस और मुड़ रहे हैं, किस और जा रही है हमारी सोसाइटी? अगर मैं कहूँ कि मैं पिछले 35 सालों से इसी फील्ड्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। और जो चेंजेस आए हैं सोसाइटी में 90 से लेके 2000 तक और 2000 से बहुत तेज़ी से कंप्यूटर युग, मोबाइल युग आना और संचार क्रांति, हम कहेंगे इसको, संचार क्रांति के आने के बाद बहुत तेज़ी से समाज में बदलाव देखे गए हैं। 9 दशक में जो ये पिछला दो दशक गए हैं, ऐसे चेंजेस पिछले 7 दशक में भी नहीं आए थे जो हम देखते हैं। एक तो यूथ बेचैन है, बहुत अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही निराशावादी है, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उन पे जो शिक्षा का जो बोझ है वो इस कदर लाद दिया गया है कि उनको इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। इसकी वजह से जो जो हमारी चिंता का विषय है वो ये है कि जो यूथ है वो आज एक तो बहुत जल्दी चाहता है, बिना किसी काम के उसे हर अचीवमेंट, जैसे आईफोन चाहिए, उसको बहुत पैसा चाहिए, बहुत तरक्की चाहिए, जबकि शिक्षा का स्तर, मैं कहूँगा, और नैतिक स्तर जो है, मॉरल एजुकेशन जो पहले हुआ करती थी हमारे टाइम में, जैसे जैन धर्म होता था जैन स्कूलों में, उसके अलावा कबीर के, तुलसी के जो दोहे थे वो किताबों में आजकल 10वीं की किताबों तक नज़र नहीं आते हैं, जो कि हमारे जीवन जीने की पद्धति थी। लोग कहते हैं कि गीता सार साइकोलॉजी की बुक, वेस्टर्न वाले, हम कहते हैं कि ये हमारी जीवन पद्धति है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो गीता ज्ञान है वो हमारी डे टू डे की रिक्वायरमेंट है और डे टू डे हम जीवन जीने की कला सीखते थे इससे, और आज भी और अगले 1000 साल भी। तो हर चीज़ का सोल्यूशन है वो, बिल्कुल। अगर हम उसको, रामायण को और गीता को प्रारंभिक क्लासों से ही पढ़ाना शुरू कर दें इसको, हाँ, कुछ मॉडर्न चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं, शिक्षाविदों की मदद से हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। और जो सिस्टम बदला है एजुकेशन का, जिसको हमने गलती से नौकरी से जोड़ के देख लिया है शिक्षा को, ज्ञान की दृष्टि से नहीं देखते हम कि ज्ञान अचीव करना है हमें, उसको ये कि इसको करने से क्या होगा, कमाना है। पेरेंट्स का, टीचर का, समाज का प्रेशर है कि पढ़ाई किस लिए की जाती है, कमाने के लिए। लेकिन दो अलग अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है और पढ़ाई एकेडमिक्स अलग चीज़ है और कमाई अलग, इसका एक अलग इशू है। तो जो हम देखते हैं कि आजकल का यूथ बहुत ही बेचैन है एजुकेशन में। अब जैसे जब से रोबोट्स आए हैं, कंप्यूटर आए हैं, तो बेरोजगारी बढ़ी है। पर ऐसा नहीं होता कि ये जो एक तो अंग्रेज हमें सिखा गए कि वो नौकरशाही, जो हमारी जो एजुकेशन है वो मैकाले के द्वारा करी हुई, और आज तक ही पिछले 70 सालों में मैंने बहुत कुछ बदलते नहीं देखा, बल्कि जो अच्छी चीज़ें थी वो और गायब हो गई। जैसे पहले स्कूल में संगीत होता था, टेलरिंग होती थी, कारपेंट्री होती थी, जो कि बाद में प्रोफेशन में कन्वर्ट हो सकती थी। टेलरिंग वगैरह हो गई, कुकिंग हो गई, ये सारे क्यूरिकुलम हुआ करते थे हम लोगों के ज़माने में। पर मैं अब देखता हूँ कि सारा फोकस समाज का
पेरेंट्स का और टीचर्स का, उनका सारा फोकस है एजुकेशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो कि जीवन में कहीं मायने ही नहीं रखती। Exactly. अगर हम ये देखें कि औसत आदमी जिंदगी को ज़्यादा बेहतरीन जीता है। हम देखते हैं कि जितने भी अभी अगर ये देखा जाए कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति वृद्धाश्रम में नहीं होता, क्योंकि उनका एक सॉलिड सिस्टम है बना हुआ। जबकि हिंदू समाज में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई, एकाकीपन बढ़ता गया, लोनलीनेस बढ़ती गई। उस लोनलीनेस की वजह से आज जहाँ समाज खड़ा है और हम खड़े हैं, बहुत ही हम डेंजरस पॉइंट पे खड़े हैं। और अगर इस पे अगर अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो सिचुएशन और भी वर्सन हो सकती है। एग्जैक्टली। बट सर, रीज़न चाहे कोई भी हो, सफरर जो है वो एक टीन एज जो होती है बच्चों में, 13 साल से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हम आज अपना जो सेंटर पॉइंट रखेंगे वो इन्हीं बच्चों पर रखते हुए हम इस जो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने ये देखा कि हर 3 सालों में, एक रिपोर्ट में ये बताया गया, हर 3 सालों में अराउंड 30,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। Reason can be anything. It can be political, it can be educational, it can be a pressure from peers or parent side, it can be anything. But यहाँ बच्चे सफ़र कर रहे हैं, जिनके लिए हम कमा रहे हैं, जिनके लिए ये सारा सेटअप है, जिनके ऊपर हम रिलाई करते हैं कि आगे चलकर वो हमारे देश का भविष्य होंगे। हम उन्हें मेंटली इतना वीक बना रहे हैं कि वो बहुत जल्दी सुसाइड अटेम्प्ट करने लगे। अब ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं, या बच्चा जब प्लान करता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं झेल सकता ये प्रेशर, मुझे सुसाइड करना है, यहाँ से लेकर जब तक वो सुसाइड करता है बहुत सारे फेजेस से वो होकर गुजरता है। शायद ये वो टाइम है जब वो किसी से बात करना चाहता है, ये वो टाइम है जब वो चाहता है कि कोई उसके पास आए, उसे ऑब्जर्व करे कि उसकी नीड्स हैं कुछ जो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। वो एक ऐसे केज में अपने आप को शायद फील करने लगता है कि मैं पंख होते हुए भी उड़ नहीं पा रहा हूँ। तो आज हमें उस पिंजरे का ताला जो है वो खोलना है और हमें उन बच्चों से बात करनी है, या उन बच्चों की इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी है। हमें बताना है उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी काउंसलर्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को कि आप बच्चे को ऑब्जर्व करें। इवन वाइल ऑब्जर्विंग आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि बच्चा इज़ गोइंग थ्रू समथिंग डिफरेंट, एक अलग फेज़ में है वो बच्चा, लेकिन शायद हम उन्हें ऑब्जर्व ही नहीं करना चाहते। वी आर सो मच बिजी इन आवर वर्क। आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्हें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना है। दे आर वरिड अबाउट परसेंटेज। येस, ऑफ कोर्स आपकी बात कि परसेंटेज आएगी तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छे कॉलेज से आप पास आउट होंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन वो बच्चा जो सब कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहा है वो किस मेंटल स्टेट में है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। नाम के लिए ये कह दिया जाता है कि हर स्कूल में एक काउंसलर है, बट आर दे एक्चुअली ऑब्जर्विंग इट? क्या वो चीज़ें वो देख पा रही हैं जो एक बच्चा चाहता है कि नोटिस किया जाए मुझ में? शायद ऐसा नहीं होता। तो चलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं कि बच्चा सुसाइड के लिए सोच लेकर आता है अपने अंदर कि हाँ मैं अब सुसाइड करूँगा। क्योंकि जब वो सोचता है इमीडिएटली वो सुसाइड नहीं करता, वो टाइम लेता है, इस चीज़ को वो अपने अंदर टटोलता है, या हम कह सकते हैं ये एक डिप्रेसिव स्टेज है और इस डिप्रेसिव स्टेज तक आने के लिए वो बहुत टाइम से गो थ्रू कर रहा था, वो बहुत टाइम से सफ़र कर रहा था। तो हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम कैसे उस बच्चे को बचा सकते हैं। तो बहुत सारे, जब मैं स्टडी कर रही थी तो मुझे ये पता चला कि अराउंड हमारे इंडिया में अराउंड 15 to 20,000 साइकेट्रिस्ट्स ही हैं, ओवर 140 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। क्या ये जो नंबर है साइकेट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का, ये नंबर एफिशिएंट है? सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि ये जो एकाकीपन या लोनलीनेस सोसाइटी में क्यों बढ़ रही है। एक तो आजकल के बच्चों को हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है। 5 अगर दूर ना जाऊं तो मेरा ही अपना एक दोस्त है, उनके घर में 4 मेंबर हैं। बेटा फ़ोन पे से कहेगा मम्मा पराठा ले आओ, जैसे वो फ़ोन लेके ही बैठी हुई हैं। और इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है।
अगर मैं अपने पुराने दिनों पे जाऊं तो आज से 35 साल पहले हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छे कवरेज करा करते थे कि दिल्ली हैज़ नो टाइम टू कुक, दिल्ली हैज़ नो टाइम फॉर सेक्स। पेरेंट्स को मिलते थे 6 दिन अवेलेबल ही नहीं होते थे। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गए हैं, महंगाई का दौर बढ़ा है, वो यही नहीं बढ़ा, सब जगह बढ़ा है। पर अगर हम ये देखें कि ये गैप क्यों बढ़ा और कैसे कम किया जाए, सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि फैमिली लेवल पे कम्युनिकेशन ठीक हो। उसका तरीका है कि कम से कम एक टाइम का खाना तो साथ खाएं बैठ के। एग्जैक्टली है ना। कोई बात हो तो उसके लिए स्पेशल टाइम तो करें कि भाई आज चर्चा करेंगे इस विषय पे। जैसे मैं पढ़ रहा था कहीं, ये जो बिल्डास की ये हैं वो कहते हैं कि हम लोगों ने स्पेशल टाइम फिक्स कर रखा है कि कौन सा किताब पढ़ी है तुमने, आज उस पर चर्चा करेंगे, नावल पे आज क्या सीखा नया, उस पर चर्चा करेंगे, है ना। और मॉरल एजुकेशन तो लगभग गायब ही हो गई है। और सीखता कहाँ से है, तो हम ये कहेंगे कि लोग समाज से ही सीखते हैं। बिल्कुल, है ना। अब इस समय समाज में जो चेंजेस आए हैं वो भौतिकवाद के आ गए। पहले ऐसा नहीं होता था, सब अपने अपने तरीके से मस्त होता था। एक बाप के 5 बेटे होते थे, 2 नहीं भी करते थे, एक IAS ऑफिसर हो गया, एक पुलिस में चला गया, एक किसानी में चला गया, और घर का खर्चा जो मुखिया होता था वो मुखिया भी नहीं रहा आज की डेट में। अगर मैं गांव में जाता हूँ, मैं पलवल और पलवल के आसपास के एरिया कवर करता हूँ, तो ये आंधी गांव तक भी फैल गई है कि वहाँ भी एकाकीपन है। अगर मैं कहूँ कि 20-25 साल के जो युवा आ रहे हैं कि हमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मरने का मन करता है, इस तरीके की बातें करें तो हमारे आश्चर्य होता है। क्योंकि गांव, हाँ मैं ये कहूँगा कि हमें प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए। क्योरिटी तो शायद हमारे पास मैन पावर उतनी नहीं है, पर मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि साइकेट्रिस्ट जो हैं वो स्पेशली इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए होते हैं, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं कहूँ कि समाज के पेरेंट्स को भी पता लगता है, अध्यापक को भी पता लगता है बिहेवियर चेंजेस के बारे में। और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जैसे जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्यों ना हम इनकी सबकी ट्रेनिंग 1-1 महीने 1.5 महीने की साइकेट्री में, जैसे साउथ में होता है, मैं गया वहाँ हर गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, सबकी 3-3 महीने ट्रेनिंग होती है और वो वहाँ सीखते हैं। इतना सफिशिएंट होता है साइकेट्री में। आपको पहचानना आना चाहिए कि लक्षण क्या होते हैं। हम लक्षण पे बात करें तो ये एक दिन नहीं होता कि सुसाइड आज मन करा और कल सुसाइड कर लिया। ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है। जैसे प्रेशर कुकर को आग पे रखते हैं तो वो प्रेशर बनता है, तो इसी तरीके से ब्रेन पे बहुत महीनों का, कभी कभी दिनों का, सालों का चल रहा होता है, जो किसी तरीके से एकदम से प्रेशर बिल्डअप होता है और फटता है। तो जैसे कहते हैं बरसात से पहले आंधी तूफान आता है, तो वो लक्षण होते हैं। उन लक्षणों के बारे में बात करें तो 15 दिन तक लगातार कोई बंदा ये कहे कि मन उदास रहता है। ओके। कभी कभी नहीं, ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन, 15 दिन लगातार। ठीक है, वो कहे कि मेरे को कोई टीवी देखने का मन नहीं करता, मेरा खाना खाने का मन नहीं करता, आइडिया होपलेसनेस, आइडिया ऑफ वर्थलेसनेस, लैक ऑफ स्लीप और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये मेजर सिम्टम्स हैं। फिर इसके हम ये करते हैं कि भाई ये सीवियर डिप्रेशन है विद साइकोटिक सिम्टम है, विदाउट साइकोटिक सिम्टम है, या मॉडरेट डिप्रेशन विद सोमेटिक सिम्टम है, विदाउट सोमेटिक सिम्टम है, माइल्ड कैटेगरी। ये हम कहें कि प्रोफेशनल लेवल का है, इस पर हम ना चर्चा करें, पर ये मेजर वो होते हैं जब आपको इस तरीके के बिहेवियर चेंजेस दिखते हैं, तो ये समाज का या दायित्व होता है, या फैमिली का कह सकते हैं, या पड़ोस में कोई हो, तो ये आइडेंटिफाई करें और उसको वहाँ तक पहुँचाएं चिकित्सक तक, ताकि वो, और आप कहें कि चिकित्सक जरूरी नहीं है साइकेट्रिस्ट ट्रीट करें, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, डे टू डे जिनकी भी 15-20 साल की चिकित्सा करते हुए जिनको समय हो गया, वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसको, लेकिन यह कि रिलेक्टेंट रहते हैं कि इसको साइकेट्रिस्ट तक क्यों भेजा जाए, क्योंकि साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना हमारे समाज में टैबू है। इवन साइकोलॉजिस्ट को, कि भाई एक ग्रॉस फिनोमिना है कि वो तो केवल पागलों का इलाज करते हैं, पागलों के डॉक्टर। इस तरीके के फिनोमिना सोसाइटी में होते हैं, तो बहुत आसान नहीं होता उनको वहाँ तक पहुँचाना। तो इसका हम इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि उसको वहीं पे इलाज मिले जहाँ वो रह रहा है। अगर वो गांव में है तो गांव में मिले, शहर में है तो शहर में मिले। हमारे पास बहुत बड़ी टीम होती है जिसमें आशा वर्कर हो गए, इनको ट्रेन किया जा सकता है
ANM हो गई, MPW हो गए, HI हो गए, हेल्थ इंस्पेक्टर हो गई, LHV हो गई, लेडी हेल्थ विजिटर, ये गांव का सेटअप होता है हेल्थ का, गवर्नमेंट का, राइट, है ना। उसके अलावा जितने भी कॉरपोरेट हैं इनमें भी हम जैसे मैंने काम किया तो मैंने देखा कहीं भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे के सारे मनी मिंटिंग मशीन है, सर्जरी में पैसा है, सेक्रेटरी में तो बेसिकली कुछ चैरिटेबल वर्क है ये। इसमें आपको बहुत पैसा नहीं है, पर जितने भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल है कहीं भी फुल फ्लेज साइकेट्रिक डिपार्टमेंट मैंने नहीं देखा अब तक पूरे एनसीआर में। तो सर ये तो चलिए प्रोफेशनली साइकेट्रिस्ट की बात हुई। इवन जब हम स्कूल्स में होते हैं तो वहाँ पर भी अगर हम काउंसलर को रेफ़र करना चाहते हैं, हम उन्हें विजिट करना चाहते हैं, तो क्लास में जो हमारे पीयर ग्रुप होते हैं वही हमें इतना बुली करने लग जाते हैं, ये तो काउंसलर के पास जा रहा है, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत में होगा, मतलब मेंटली या पागल हो गया है या कुछ है, तो दे स्टार्ट बुलिंग द चाइल्ड। शायद ये भी कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा होता है कि मैं गया तो मुझे पीछे से कहेंगे कि ये तो पागल है या ही इज़ डिसेबल्ड, बिकॉज मेंटल हेल्थ जो है डिसेबिलिटी कंसिडर की जाती है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हेल्थ। अगर हम बीमार हैं फिजिकली तो हम लोग डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन अगर हम एक मेंटल हेल्थ के लिए किसी डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को विजिट करते हैं तो वहाँ वो हम डिसेबल्ड हो गए। तो शायद बच्चे इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में करते हैं, इसलिए नहीं जाते। एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर या काउंसलर जहाँ भी रखे गए हैं स्कूलों में, वो जस्ट द नेम सेक रखे गए हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी एबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए और बहुत अच्छे से चुनाव करके इनको रखा जाना चाहिए। और टीचर्स को जैसे चाहिए कि इनकी एनोनिमिटी रखें, बच्चे को अलग से क्लास में बुला के उनको रेफ़र करते समय ये ध्यान रखा जाए कि बाकी लोग ना देख रहे हों, है ना। जब धीरे धीरे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी सोसाइटी में, और आ भी रही है। अगर मैं अपना टाइम पीरियड देखूं 35 साल पहले और आज में बहुत फ़र्क है। शिजोफ्रेनिया हमें लगता था सोसाइटी में होते नहीं, होते हैं, ट्रीट होते हैं, हम तक पहुँचते हैं। डिप्रेशन होते हैं तो कुछ नींद की गोलियाँ वगैरह अब तो सरकार ने बैन कर दी हैं, ये कुछ ट्रीटमेंट कर दिया जाता है ऑलरेडी गाँव में। पर हमें ये लगता है कि हम साइकेट्रिस्ट की संख्या तो अब नहीं बढ़ा सकते इतनी जल्दी, लेकिन साइमल्टेनियसली हम बाकी ट्रेडिशनल हीलर हैं इनको तो ट्रेन कर सकते हैं ना, जो टीचर्स हैं इनको तो ट्रेन कर सकते हैं ना, exactly. जो काउंसलर हैं इनको तो ट्रेन कर सकते हैं ना कि ये चीज़ें तुम्हें दिखाई दें तो आप हम तक लेके आए। तो इस तरीके से हम थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। और कोई चीज़ अचानक नहीं आती है, महीनों लगते हैं उसको बिल्डअप होने में, कभी कभी वीक्स लगते हैं। तो जब ऐसी समस्या आती है तो उनकी काउंसलिंग उस लेवल पे करी जाए, उन्हें लगता है कि इनको भेजना चाहिए तो स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाए। बिल्कुल। और स्पेशलिस्ट में जरूरी नहीं साइकेट्रिस्ट ट्रीट करें, फिजिशियन दे आर वेल कॉम्पिटेंट, कर सकते हैं वो लोग ट्रीट, है ना। और जितने भी डॉक्टर होते हैं इनको साइकेट्री में ट्रेनिंग करा जाए, कम से कम होती है ट्रेनिंग फॉर नेम सेक होती है। जैसे 15 दिन होते हैं तो उन्हें लगता है कि हम क्या करेंगे, ये तो हमारी फील्ड नहीं है। महीने 2 महीने की ट्रेनिंग सफिशिएंट है एलिमेंट ट्रीटमेंट करने की। ठीक है, लेकिन सर एक बच्चा इस मेंटल लेवल तक पहुंचता ही क्यों है, इस थॉट तक पहुंचता ही क्यों है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एग्ज़ाम्स में जो फेलियर है, टेस्ट का जो प्रेशर है वो हमारा हो सकता है। एक फेलियर ऑफ रिजेक्शन भी होता है, रिजेक्शन कि मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, फॉर देयर लुक्स, फॉर देयर फिजिकल अपीयरेंस, या फिर वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। ये जो रिजेक्शन है ये एक बहुत मेजर रीज़न की तरह काम करता है कि बच्चा इस स्टेप को लेने के लिए कहीं ना कहीं सोच रखने लगता है। तो इसके लिए हमारी स्कूल्स में दो जैसे कि हमारे लिए हर बच्चा एक समान है, लेकिन ऐसा शायद ग्राउंड लेवल पर नहीं होता, ये बातें सिर्फ थ्योरेटिकल रह जाती हैं। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए ड्यूरिंग बीएड की ट्रेनिंग, जेबीटी ट्रेनिंग, कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है अनटिल अनलेस मेजर साइकेट्रिक प्रॉब्लम ना हो, जैसे अटेंशन डेफिसिट, हाइपरकाइनेटिक किड्स हैं, ऑटिज़म है, मेंटल रिटार्डेशन है ना, कंडक्ट डिसऑर्डर है, एस्पर्जर हैं, वो कुछ चीज़ें हैं जो उनको हम आइडेंटिफाई करके स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल उनके सेक्शन बनाए जा सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि जैसे टीचर
जो बैकवर्ड मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं है तो टीचर का स्पेशल होता नहीं यार कुछ नहीं कर सकता, है ना। फिर पेरेंट्स का भी होता है तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे उसको ये बिल्डअप हो जाता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। और ये जो थॉट प्रोसेस है ये हमें रोकना चाहिए किसी भी तरीके से। जरूरी नहीं ना सारे के सारे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे। अरे मैं कहता हूँ कि कार मैकेनिक नहीं होगा, घर को बनाने के लिए मजदूर नहीं होंगे, हर एक का अपना सहयोग है, हर एक की अपनी एक जगह है, हर एक की एक डेस्टिनी है, हर एक को भगवान ने स्पेशल बनाया है, उसको एक काम सौंपा गया है, वो काम अपना ईमानदारी से करे। तो कोई वजह नहीं है कि और दूसरा हमने ये सोच लिया कि हर कोई आदमी जो है इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इसलिए पढ़ाना है कि वो टॉप करेगा, टॉप करके आईआईटी या एम्स जैसे या पीएमटी में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, फिर पैसे कमाएगा। ये थॉट प्रोसेस को तोड़ना होगा, इस मिथ को, और टीचर्स को सेंसिटाइज करना होगा कि बच्चों को रोटेशन से आगे पीछे करे। ये नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे उनको आगे बिठा दिया, बाकी पीछे बिठा दिया, वो पीछे फिल्मों की स्टोरी कर रहे होते हैं, कुछ हमारे टाइम में भी ऐसा होता था, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको रोटेशन से आगे बिठाए, आइडेंटिफाई करे कि ये प्रॉब्लम अगर जैसे बच्चे को है तो उसको ट्यूशन के लिए ना प्रमोट करके स्पेशल क्लासेस दें, उनको मेन स्ट्रीम में लाए। चाहे वो सोशल, जैसे हेल्थ की जो डेफिनेशन मुझे याद है 91 में जब हर साल एक स्लोगन आता है, तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो ये थी, हेल्थ इज़ नॉट ए मेयरली अब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज़ कंप्लीट वेलबींग ऑफ फिजिकली, सोशली एंड मेंटली वेल। राइट। ये नहीं कि डिजीज नहीं है तो वो बीमार नहीं है। तो हमने यहाँ पर हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम कर लिया। सोशली फॉर एग्जांपल कोई इस रिजर्व कैटेगरी से हैं या कुछ और सोशली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाएं सबको। कोई भी क्लास है, कोई भी क्रीड है, हम उसको मजाक ना बनाएं, उसको लेके आए मेन स्ट्रीम में, और उनको जैसे मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड उसका एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड सेम रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब लोगों को स्टैंडर्ड इतना रेज करें कि उस कंपटीशन को क्रैक कर सकें। एग्जैक्टली। जैसे आज सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी। आज मैं अपनी बिटिया के पीटीएम में गई, टीचर्स, पेरेंट्स, दे वर ऑल वरीड अबाउट परसेंटेज। अरे ये तो 80% पे ही रुक गया, ये तो 100% वाला बच्चा है, इसके 100 मार्क्स तो इस सब्जेक्ट में आएंगे ही आएंगे। नो वन वॉज बॉदर्ड अबाउट अ चाइल्ड हु स्कोर्ड 50% और 60%। यूजलेस, ये तो इसमें कोई होप ही नहीं है, होपलेस चाइल्ड है, ही इज़ डम, ही इज़ डफर। मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि ये जो पीटीएम, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द स्कूल, सॉरी, बट ये जो पीटीएम्स हैं ये एक इंट्रैक्शन, इसे कहते हैं पेरेंट टीचर इंट्रैक्शन, लेकिन ये पेरेंट टीचर इंट्रैक्शन ना होकर ये एक ह्यूमिलिएशन सेशन बन जाता है एक बच्चे के लिए। वहाँ जाकर सारे पेरेंट्स के बीच में, सारे बच्चों के बीच में उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता है दैट यू स्कोर्ड ओनली दिस मच। आपको तो वहाँ जाना है, आपको तो टॉपर बनना है, यू हैव टू कम्पीट विद योर ओन फ्रेंड। ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के दिमाग पे कितना गहरा असर डालता होगा। द वन हु इज़ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, अब मुझे मेरी टीचर और मेरे पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं कि कम्पीट करो आप इसके साथ जस्ट फॉर मार्क्स। तो क्या ये सही है? क्या हमें ये सेशंस करने चाहिए, या फिर हमें इस जो पीटीएम है उसका जो रूप है वो बदल देना चाहिए? Why are kids humiliated? हाँ, मुझे लगता है कि जो टीचर्स हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए, और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कि सबके जो पीटीएम है बेसिकली इसका पर्पस क्या है? पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में फीडबैक देना। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, और ये एक दिन ना रख के ये पूरे मंथ चले जाए तो क्या दिक्कत है? स्पेशल अगर जो बच्चा कमज़ोर है उनके पेरेंट्स को अलग से बुला के उनको फीडबैक दिया जाए कि ये इस पर ध्यान दिया जाए। ये अच्छा, दूसरा मैंने जो देखा अपनी लाइफ में, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जो एवरेज बच्चे होते हैं वो ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं बजाय कि टॉपर के। और दूसरा जो मुझे लगता है कि ये जो फेलियर है ना, ये बचपन से सिखा देना चाहिए बच्चों को कि फेल होना क्या होता है, उसकी वो अनुभूति कैसी होती है, और इससे हाउ टू हैंडल, हाउ टू कोप अप विद दोज फेलियर्स। फॉर एग्जांपल जब छोटा बच्चा गिर जाता है तो हम कहते हैं उसको, अगर वो देखो वो रोता है, वो जब तक उसका टेंशन, अगर हम कहते ओह चींटी मर गई, वो फिर चलना शुरू कर देता है, उसे मोटिवेशन मिलता है ना। हम क्लैप करते हैं, कोई बात नहीं, गिर गया खड़ा हो जाओ, है ना। ऐसे वो जब ज़मीन पे मचलता है तो हम देखते हैं कि बच्चों को फटाक से, एक तो
ये जो जब से ये सिंगल चाइल्ड नॉर्म आए ना और इसको हम डिंक भी कहते हैं, DINK या DINC, डबल इनकम, नो किड या नो चाइल्ड, तब से ये समस्या और बढ़ गई है। लोगों का जो शादी वाले इंस्टीट्यूशन है उसमें विश्वास ही नहीं है। मेटरलिस्टिक वर्ड यहाँ तक हो गया है कि 2 इनकम चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए बच्चों को पालने की या बुजुर्गों को रखने की अपने साथ, जो कि फिर उसको जो पोते पोती हैं, नाती और पोते हैं, उनको संस्कार दें, वो नहीं चाहिए किसी को। दोनों इनकम करते हैं, दोनों थके हुए आते हैं, बच्चा कुछ कहता है कि उसकी कोई समस्या है, उसको उसी समय कहते हैं नहीं अभी चुप रहो, बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में कभी आता ही नहीं, वो बात करने का टाइम ही नहीं है, बात करने का टाइम ही नहीं है। यही वजह है कि कम्युनिकेशन बढ़ गया है। यही सेम हालात उनकी स्कूलों में है। वहाँ पे टीचर्स के पास टाइम ही नहीं है उनसे। जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं उनको टीचर प्यार करते हैं, जो नहीं अच्छा करते उनको छोड़ देते हैं कि ये किसी काम के नहीं है। तो फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, ये सारी चीज़ें ऐसे भर जाती हैं उन बच्चों में जो आगे तक पर्सनैलिटी को उनके इफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ ये भी देखी गई, एक बच्चा जो हर जगह से रिजेक्शन जैसे मिल रहा है, कोई भी उन्हें प्यार का हाथ दिखाता है, बिकॉज हम टीनेज की बात कर रहे हैं और ये वो टाइम है जहाँ सबसे ज़्यादा इन्फेक्चुएशन होती है और सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होता है वो इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल जी, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी प्यार का हाथ दिखाता है वो बच्चा उसकी तरफ हो जाता है, बट वो इतना डिपेंडेंट हो जाता है समहाउ उस शख्स पर कि जब वहाँ से भी फेलियर मिलता है तो वो सीधा पहुँचता है अपनी लास्ट ऑप्शन पर, दैट इज़ सुसाइड। हाँ, पर्टिकुलरली हम देखते हैं आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग होने लगे हैं, है ना। एक जैसे वो डेंटल सर्जन वाला कपल केस में बच्ची का आयुषी कांड था जी, और आरुषि कांड था। उसमें हमने देखा कि आजकल पेरेंट्स जो हैं बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब फीमेल किड हो स्पेशली हमारे यहाँ इंडिया में, है ना, इनसिक्योर फील करते हैं, जब वो काम पे से आते हैं ध्यान नहीं देते हैं, तो वो प्यार जो पेरेंट्स से मिलना चाहिए वो दूसरों पे ढूंढते हैं। और वो जब मिलता है, इंक्लिनेशन होता है, तो कभी कभी उसके अंजाम फिर वो जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, या इस तरीके के नतीजों में सामने आते हैं जो कि रोके जाने चाहिए। बिल्कुल, है ना। और मुझे लगता है कि बच्चे जब, पर्टिकुलरली लड़कियां जब 13 साल से लेकर 19 साल की एज में चल रही होती हैं, तो उन पे क्लोज वॉच करना चाहिए। नॉट ओनली लड़कियां, लड़कों पे भी रखनी चाहिए, क्योंकि लड़के जो हैं वो नशे की दुनिया में बहुत ज़्यादा आजकल जा रहे हैं, हम जो देख पा रहे हैं आजकल। तो कहते हैं ना कि जब एक चोर को जब फांसी की सज़ा हुई तो उससे पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा, तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो माँ को उसने कान काट लिया जब उसने कहा ना कि कान में तुम्हारे कुछ कहना चाहता हूँ। कहते अगर तू मेरे को पहले दिन रोक देती उस चोरी पे तो ये वाली फांसी की सजा नहीं होती। तो माँ जो है वो जो है पहली गुरु होती है। बिल्कुल। लेकिन ये हाउसवाइफ होती थी तब की स्लोगन है। आज दोनों पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल हैं, और मुझे लगता है कि ये जो पेरेंटिंग है ये बहुत अच्छे से सिखानी चाहिए। मुझे लगता है सर, अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं, हमने फैमिली की भी बात की, और स्कूल्स में देखा तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, बहुत है। और अगर करना चाहें तो सिर्फ एक राइट प्लानिंग की कमी है और उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन की कमी है। राइट। तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम में ही इसको थोड़ा सा इम्प्लाई कर देते हैं, बिकॉज जो फैमिलीज़ में अब चेंज ओवर हुआ है जॉइंट से न्यूक्लियर, आई डू एग्री, बिकॉज बहुत सारे वेव ऑफ हो जाया करती थी उसी टाइम हमारे थॉट्स, जब हम अपने कज़न्स, जैसे आपने बताया कि उस टाइम ब्रदर्स हुआ करते थे, सिस्टर्स हुआ करती थी, तो आपस में बैठकर ही बहुत सारी बातें करते थे और वहीं सब खत्म हो जाता था, वॉश ऑफ हो जाता था सब कुछ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल वो थॉट दिमाग में ही रह जाता है और वो घूमता घूमता घूमता, इट्स लाइक अ साइक्लोन, वो इतना बड़ा हो जाता है। राइट, पहले छोटी सी बात थी और वहीं ख़त्म हो जाती थी। चलिए, इस फैमिली स्ट्रक्चर को पता नहीं चेंज होने में कितने साल लगेंगे, बट व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम स्कूल में एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर हम कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं। व्हाट ऑल दे नीड इज़ द प्लानिंग एंड इट्स एग्जीक्यूशन, राइट, इन द राइट वे। राइट, एग्जैक्टली। तो हमारे को बेसिकली क्या, मैन पावर भी है, अगर कमी है तो हमारे थॉट प्रोसेस की कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, एजुकेशन कैसे करें। अगर इन सब सिस्टम को रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल है। बिल्कुल। तो ये जो हमारा और हमें हर हालत में ये करना ही होगा, वरना हमारा ये जो बच्चे हैं वो देश का फ्यूचर है।
तो आप सोच सकते हैं अगर वर्तमान ही बिगड़ जाएगा तो फ्यूचर का क्या होगा। वो कहते हैं ना, सुसाइड इज़ ट्रैजिक बट अल्टीमेटली लॉस तो हमारे यूथ का है। तो कहीं ना कहीं हमारा यूथ जो है वो किसी और दिशा में जा रहा है, हम इसे कहीं और लेके जाना चाहते हैं, हम उन्हें देश के भविष्य की तरह देखते हैं, लेकिन हमारा जो यूथ है वो किसी और चीज़ में फंस रहा है। अब एक बहुत अजीब सा इंसिडेंट था सर, मैं उसको समझना चाहूँगी। एक्चुअली मैं फेल हो गई उसे समझने में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, ही वॉज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, उसने कुछ पैसों की तंगी थी, वो पीजी में रह रहा था अपने दोस्तों के साथ। अब कोई पैसों का लेन देन हुआ, दोस्तों ने शायद देने से मना कर दिया या ऐसा कुछ था, तो उस बच्चे ने पहले तो अपने हाथ की नस काटी। जब उसे लगा कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डाई विद दिस, तो वो वाटर टैंक पे चढ़ गया। और वहाँ पर भी ही वॉज वेटिंग, वो कोशिश कर रहा था कि मैं जान लूँ, मतलब वो अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि मर गया तो। जब उसने फाइनली ये देखा कि 2 लोग उसे बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वाटर टैंक बहुत ऊपर होता है, उन लोगों ने नीचे से चलना शुरू किया, वो उसे तभी पता चल गया था कि 2 लोग ऊपर आ रहे हैं मुझे बचाने के लिए। वो जब बिल्कुल पीक पर पहुंचे तब उस बच्चे ने जंप किया। तो ये जो स्टेज है, जिस लेवल पर, चाहे वो 15 मिनट थे, चाहे वो 20 मिनट, चाहे 2 घंटे, चाहे 4 घंटे उस बच्चे ने स्ट्रगल किया, वो बच्चा कितने प्रेशर में होगा कि वो बचाना भी चाह रहा था खुद को, वो वेट कर रहा था कि मैं कूदूं कि नहीं कूदूं, या हाथ की नस काटी नहीं मरा तो वो दोबारा भी तो कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने किसी और ऑप्शन पे गया। शायद वो इसमें था कि हो सकता है कि मुझे चोट लगे लेकिन मैं बच जाऊं और मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल जाए, लेकिन वो एक मल्टीपल थॉट प्रोसेस से होकर जा रहा था उस वक्त। मुझे लगता है, अब मैं बोल रही हूँ और आई एम हैविंग गूज बम्स, और उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। ऐसा हर बच्चा एक बहुत ही सेंसिटिव थॉट से होकर गुजर रहा होता है जो इस ट्रॉमा में है। उसे हम क्या कहेंगे कि तुम कैसे बचो, तुम कैसे। हमने बात की कि पेरेंट्स को ये करना चाहिए, हमने बात की कि स्कूल मैनेजमेंट को कैसे करना चाहिए, पॉलिटिकल इश्यूज भी हमने उठाए, लेकिन उस बच्चे के लिए हम क्या कहेंगे कि बच्चे उस वक्त रुक जाते हैं। मैंने जैसे कहा ना कि हेल्पलाइन हम दें एक तो उनको कि भाई बात करें, और बचपन से ही पेरेंट्स उसके साथ ओपन कम्युनिकेशन करें कि तुम्हें ये नहीं करना, हमसे बात करो, है ना। आप देखिए, कहने को तो अपन टीनेज का बच्चा चला गया, पर कभी सोचा पेरेंट्स पे क्या गुजरती है उसके बाद, उनकी पूरी जिंदगी, उनकी तो कभी एक ही बच्चा है तो उनकी तो लाइफ ही खत्म हो गई होती है लगभग, बिल्कुल, है ना। तो मेरे कजिन है न्यूरो सर्जन, उसका एक बेटा एक्सपायर हुआ, आज मेरे ख्याल से 25-30 साल हो गए, वो आज तक बाहर नहीं निकला। जब उसको सुसाइड नहीं था, वो बेसिकली करंट से डेथ हो गई थी, पर आज तक उससे बाहर नहीं आया। सो क्या इम्पैक्ट है 30 साल से। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, दोनों बाहर नहीं आ पाए आज तक। तो हमें ये सारी चीज़ों को बेसिकली एक बंद कमरे में चर्चा का विषय न बना के इसको हमें ओपन गोष्ठी भी करनी चाहिए, और इस पे चर्चा करी जानी चाहिए। हमारे क्या होता है कि हर चीज़ जो बेसिकली जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, उसको इतना ज़्यादा इग्नोर है वो कि मुझे तो ये लगता है कि और 5 जन्म ले ले तो शायद वो जो अवेयरनेस वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो ना आए। जबकि मेरा बेटा जैसे बताता है कि उसके यहाँ एक डेथ इन्फोसिस कहीं हुई, सुसाइड हुआ, पूरी टीम को बुलाया गया, पूरे सिटी को सेंसिटाइज किया गया एक डेथ से। हमारा NCR है, इतना बड़ा वो है, वहाँ पे कोई मतलब लोग अखबार को जैसे होता है ना, ठीक है चर्चा का विषय हो गया, कोई बात नहीं, पर आप सोचिए जिस पेरेंट्स पे गुजरी, जिस सोसाइटी पे गुजरी, जो उसके रिश्तेदार हैं, उन पे क्या बीतती है, उसके इम्पैक्ट कितने होते हैं। बिल्कुल, है ना। ठीक है कि एक समाचार का विषय हो गया खाली, या रेडियो पे वार्ता का, इन्हें हमें ओपन उसमें मंच पे इसको शेयर किया जाए, इस पे गोष्ठी की जाए, स्कूल में ये होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, जब इतने सारे इश्यूज हम उठाते हैं, है ना। पर जब मुझे लगता है कि तवा गर्म होता है तभी लोग रोटी बस उस पर सेकते हैं, उसके बाद भूल जाता है सारी चीज़ों को कि भाई कोई नहीं, ये तो डे टू डे इंसिडेंसेस हैं। These are not day-to-day incidents. Exactly. That great impact on the society. Exactly. है ना। उस पेरेंट्स की सोचो जिसने 15 साल 14 साल बड़े किया और सडन ही और शी इज नो मोर, उस पर क्या गुजरती है बच्चे, है ना। तो मुझे लगता है कि
ये बंद कमरे से उठ के अब बाहर ओपन संगोष्ठी होनी चाहिए। इसमें शिक्षा भी है ना, सोशल वर्कर, सारे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, हेल्थ स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, सारे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। और बच्चों से भी इंटरेक्शन होना चाहिए, शुड बी इंटरेक्ट, राइट, कि वो क्या चाहते हैं, वो किससे शेयर करें, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई कजिन सेड कि उसको पीरियड स्टार्ट हुई, कोई फीमेल ही नहीं थी बताने के लिए क्या है, ओके, है ना, ईयर्स टुगेदर ऐसे ही निकल गए। नाउ शी इज टेलिंग एट द एज ऑफ 50 कि ऐसा हुआ था। मतलब कौन बताएगा ये, है ना। भाई पहले क्या होता था, मौसी, मामी, चाची, काकी, दादी सब वहीं होते थे डिस्कशन के लिए, बिल्कुल, है ना। और एक आध थप्पड़ लग भी जाता था, वो भूल के वापस खेल में इन्वॉल्व हो जाता था, अपना बच्चा है ये समझ के कोई फर्क नहीं पड़ता था उस बच्चे को। और वो इस तरीके से डेवलप होता था कि बहुत हार्ड कोर हो जाता था, बहुत अच्छे से निखर के आता था। जब वो बाहर आता था उसे समझ में आती थी कि फेलियर्स क्या होते हैं, इसको कैसे हैंडल करना है, या फिर कोई कुछ कहता रहे समाज में मैं तो ऐसे ही रहूँगा, इस तरीके से ही चलेगा, इस तरीके का प्रचलन था। अब क्या है कि एकाकी लाइफ हो गई है, फैमिली न्यूक्लियर हो गई हैं, टीचर्स भी बहुत कंसर्न नहीं है, मोरल एजुकेशन गायब हो गई है ना। तुलसी के धोए हैं, जैसे कभी मैंने पूछा किसी से, बोले आजकल नहीं होता। वो लाइफ लेसन्स थे, हाँ, नहीं वो चीज़ें बिल्कुल एजुकेशन से हटा दी गई हैं, है ना। एक नई चीज़ें, पता नहीं मुझे अब ये क्या किस तरीके से क्या पढ़ाना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कंप्यूटर बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, पर कितना यूज़ कैसे। अब जैसे चाकू का आविष्कार इसलिए तो नहीं हुआ था कि वो मतलब सब्जी भी काट सकता था, मर्डर भी कर सकता था, है ना। हर चीज़ के जनरली दो पहलू होते हैं, बिल्कुल, इट डिपेंड्स कि हम कौन से पहलू को लेते हैं, एग्जैक्टली, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। विज्ञान की तरक्की जो है वो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन जो कल्चर, आर्ट और ये अलग सब्जेक्ट है, बिल्कुल, है ना। तो उसको हमें समझना होगा, बिल्कुल, कि कौन सी मानसिकता होती है, किस मानसिकता से गुजर रही होती है यूथ। मतलब ये बेसिकली समाजशास्त्री हमारे, और ये सब चीज़ें क्यों ना हम बचपन में इनकॉर्पोरेट करते कि भाई इस तरीके के व्यवहार होते हैं, साइकोलॉजी को सब्जेक्ट को। फिर हम मैं देखता हूँ आजकल एंजाइटी वगैरह है, तो ये जो रामदेव जी एक्सरसाइजेज हैं, है ना, योगा, सो कॉल्ड योगा, ये योगा क्यों नहीं हम लोग शुरू से इम्प्लीमेंट कर देते। इट शुड बी वे ऑफ लाइफ टू लीव, राइट, हर एक को आना चाहिए। इट गिव्स यू मेंटल, हाँ, पहले अपनी टाइम में पीटी होती थी, लेजियम होते थे, वो बच्चों को, है ना, 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए तैयार करते थे। हाँ, तो वो अगर ये रेगुलर बेसिस पे हम कर दें, दिक्कतें ना आए, दिक्कतें ना आए सोसाइटी में। सर, हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है, जब हम बीमार होते हैं तो ये इम्यून सिस्टम हमें खुद हील कर रहा होता है। कुछ पार्ट ऑफ आर इलनेस तो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। वैसे ही बच्चों के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो खुद हील कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि काउंसलर्स होने चाहिए। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, एंड आई हैव बीन अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। यहाँ से बच्चे को एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलता है चीज़ों को या प्रॉब्लम्स को देखने का। तो क्यों इस सब्जेक्ट को कंपल्सरी नहीं किया जा रहा फॉर ऑल द स्ट्रीम्स? सिर्फ एक ह्यूमैनिटीज़ का हिस्सा बनाकर, और वो भी कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है। यू कैन ऑप्ट फॉर साइकोलॉजी इफ़ यू वांट। आपने बहुत सही क्वेश्चन रेज किया। अभी मेरी एक फ्रेंड है जो कि कर्नल, रिटायर होने वाली है, कर्नल है आर्मी में। वो ये कहती है कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको सबको इसमें स्ट्रीम में बांध क्यों दिया कि ये साइंस पढ़ेगा, ये आर्ट्स पढ़ेगा, कॉमर्स, मिक्सचर ऑफ क्यों नहीं हो सकता? क्यों ये फिजिक्स पढ़ सकता है, साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ सकता? साइकोलॉजी पढ़ सकता है तो एस्ट्रोनॉमी क्यों नहीं पढ़ सकता? है ना। जो कॉमर्स, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर होता है, उसे कभी भी पूरी ज़िंदगी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाया जाता। हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, जब हम आते हैं तो एज ए मेडिकल ऑफिसर आते हैं। ये मेडिकल ऑफिसर तो हमारी ट्रेनिंग में कहीं नहीं लिखा होता। हमें तो हम मतलब पेशेंट की ट्रीटमेंट सिखाया जाता है ना। फिर उसके बाद हमें जब सरकारी नौकरी में आते हैं तो बिल भी बनाने होते हैं, हम अकाउंटेंट भी होते हैं, फिर परचेजिंग भी करनी होती है। इतनी सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। तो ये क्यों ना अकाउंट्स है, अपनी प्रैक्टिस कैसे करी जाए, प्राइवेट प्रैक्टिस, ये सब होना चाहिए ना सिस्टम में। बिल्कुल। तो एजुकेशन में ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमें आर्ट्स, कॉमर्स, इस तरीके के ग्रेजुएट बनाने। हमें इससे बाहर निकल के ये देखना होगा जिंदगी में सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना है। हमें कमाने से नहीं होना चाहिए सारा की भौतिकवाद,
हमें ये होना चाहिए कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनाए। बिल्कुल। अब जैसे मेरे को लगता है कि लोग कहते हैं कि ये जो आर्मी है इसमें कमी है, ऑफिसर्स नहीं है। मैं कहता हूँ 10th के बाद हर किसी को 2 साल की ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं भेजते? 11th कराई तब जाए जब वो 2 साल का सर्टिफिकेट लेके आए कर्नल से। हमारी है वो भी, इनको क्या एक पास दे दिया जाए, बॉर्डर पे जाने का खाना फ्री मिल दिया जाए, बस। और किस लिए चाहिए? आप ये देखिए धोनी है और हैं, इनको स्टेटस मिले हैं और ये जाते हैं समय समय पे। बिल्कुल। कल तो मेरे पास एक आया, मुझे पता ही नहीं था कि कोई रिलीजियस टीचर भी होता है वहाँ आर्मी में। ओके। हाँ, हिंदुओं के लिए, मौलवियों के, सब पे वो टीचिंग करता है, उनको बुस्टअप करता है ना। आपने बात करा इम्यून सिस्टम की, आपको पता है बच्चों की जो बोन होती है वो जुड़ी हुई नहीं होती है, इस तरीके से होती है कि गिर जाए तो वो अपने आप ही हील करती हैं चीज़ों को ना। छोटा बच्चा होता है तो ये जो ये है ना कि कैसे फेलियर से, हाउ टू कोप अप विद फेलियर, ये सिखाना होगा, बचपन से सिखाना होगा। बिल्कुल। फेलियर ये भी बताना होगा, फेलियर कॉमन चीज़ है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें पेरेंट्स। ये ना कहें कि हम तो टॉपर थे, और जबकि हम सब जानते हैं कि कोई सारे टॉपर नहीं होते बिल्कुल, है ना। उससे डिस्कशन करें, हेल्दी डिस्कशन करें, और सारा फोकस मुझे लगता है कि पढ़ाई पे ना हो के ये भी हो कि अरे दुकानदार कौन बनेगा, मिस्त्री कौन बनेगा, है ना। और यहाँ पे इंडिया में तो क्या है कि अपनी जो लेबर है वो बहुत सस्ती होती है। बाहर में गया तो वहाँ बेसिकली इस जो ये जो काम है जो यहाँ बहुत सस्ते तो बहुत महंगे होते हैं। लेबर जॉब का, लेबर जो वहाँ पे नल चेंज करना है तो वहाँ पूरा नल भी आता है, उसके साथ मैनुअल होती है कि कैसे चेंज करें। पता लगा जितने का नल लिया उससे 10 गुना तो उसकी मिनट वो लगाने के लिए लेगा। और ये सच है ना। अच्छा, वहाँ कोई क्लास भी नहीं होती है। मैं जब बाहर गया तो मेरा एक्सपीरियंस जैसे क्लास 3 क्लास 4 ऐसे कोई नहीं होती है। एक PhD स्टूडेंट है, उसे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, घर मेंटेन करना आता है, $25 पर घंटे पे आती है और कर्मचारी पर चली जाती है। उसे कौन सी क्लास है? उसे पैसे चाहिए थे, पैसे मिल गए उसे। नीड बेस्ड सोसाइटी बनाए ना। बिल्कुल। और हर उसका रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल। वो टेलर है तो ये थोड़ी वो छोटा हो गया, वो कार मैकेनिक है तो छोटा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को ये छोटी जॉब में नहीं देखना चाहता, और इसीलिए शायद वो प्रेशर अपने बच्चे पर बहुत बिल्ड करते हैं। तुम्हें तो मैं कह रहा हूँ ना, वो लार्ड मैकाले जो सिस्टम बना गए, जैसे मैं पढ़ रहा था वो गुरुकुल हुआ करते थे, बहुत अच्छे हुए थे। मेरा एक अपना दोस्त है जो कार्डियक सर्जन है, मैंने उससे पूछा यार वो तो पढ़ने में तो एवरेज था, ये यहाँ तक कार्डियक सर्जन बनना आसान नहीं होता, वो भी PGI चंडीगढ़ से, ये तूने कहाँ से सीखा? तो मुझे याद था कि वो सुबह 4 बजे उठ के ना जहाँ कपड़े सूखते हैं वहाँ पे लैंप लगा के पढ़ने बैठ जाता था। तो बोला भार्गव मैं गुरुकुल का पढ़ा, ये उसका वो था सीक्रेट, इसलिए वो कार्डियक सर्जन। डिसिप्लिन कभी भी किसी भी क्षेत्र में मैंडेटरी है, कहीं पर। मुझे याद है कि अब्दुल कलाम से उसकी भतीजी है जिसने उसने पूछा कि मुझे जज बनना है, मुझे क्या करना होगा? उनका जवाब था सबसे पहले अच्छा इंसान बनना होगा। किसी भी प्रोफेशन की सबसे पहली डिमांड है अच्छा ह्यूमन बीइंग, जो कि हमारे करिकुलम में कहीं भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना सबसे पहली है। अब देखो ना, सपोज आप अपने चपरासी से भी जी लगा के बात करें, वो पानी पिलाता है, आपकी सेवा ही कर रहा है ना, हम क्यों ना करें? जिसका अधिकारी है वो रिस्पेक्ट तो उसे मिलनी चाहिए। बिल्कुल, है ना। और हमारे यहाँ ये सिस्टम बना दिया, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, ऐसा थोड़ी है, सब इक्वल होने चाहिए। जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है कि हम समाज को थोड़ा सुधार नहीं पाएंगे, और एजुकेशन भी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए जो इक्वलिटी आए। बिल्कुल। तो यहाँ अपने टॉपिक को आज हम थोड़ा सा विराम देते हैं, ख़त्म करते हैं, और कुछ बातों से इसे सम अप करना चाहेंगे कि एजुकेशन इसलिए नहीं बनाई गई थी कि हमें वाइट कॉलर जॉब चाहिए। एजुकेशन इसलिए नहीं बनाई गई थी कि हम AC में बैठकर अपना काम करेंगे। एजुकेशन इसलिए बनाई गई थी कि हम अपना सही रास्ता चूज़ कर सकें, और अगर हमारा यूथ ये सही रास्ता नहीं चूज़ कर पा रहा तो शायद हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पर काम करने की ज़रूरत है। पेरेंटहुड इसलिए महान नहीं कहा गया था क्योंकि माँ बाप बनते ही हम भगवान बन जाते हैं, वो इसलिए कहा गया था क्योंकि वो एक नई ज़िंदगी को जीना सिखाते हैं।
और अगर माँ बाप ये नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से चूक रहे हैं तो उन्हें दोबारा से सीखने की ज़रूरत है। वैसे कहते हैं कि जब आप एक मदर बनते हैं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको, लेकिन भगवान ही आपको एक बहुत बड़ी नेमत दे देता है कि बिना बोले ही बच्चा बोल भी नहीं पाता और माँ जो है वो समझ जाती है कि मुझे बच्चे को इस टाइम दूध देना है या बच्चे ने अपनी पैंटी अपनी नैपी जो है वो गीली कर दी है। तो ये जो उन्हें मिली है, ये जो नेमत उन्हें मिली है, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है। और जैसा कि सर ने हमें बताया कि फेलियर्स को फेस करना हमें अपने बच्चे को सिखाना है। दुनिया आपके बच्चे के लिए हाथ रख कर नहीं बैठेगी। आप जितने पैम्पर कर रहे हैं, जितने प्यार से अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं, दुनिया आप उसको ऐसे ट्रीट नहीं करेगी। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी सिखाना होगा कि आपको नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। पॉजिटिव अगर आपके पास आ रहा है तो नेगेटिव भी आप ही का होगा। उसे कैसे बेयर करना है, उसे कैसे झेलना है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो आज हमने अपने इस सेशन में डिस्कस की, ये सबके साथ होता है। हमारे साथ हुआ, हमारे माँ बाप के साथ भी और आगे भी होगा। नॉट ओनली इन ह्यूमन बीइंग जी, आप अगर कभी ज्योग्राफिकल चैनल देखें या क्लोजली, मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, एनिमल मॉडल में देखिए फीमेल वहाँ पे तो ऐसा तो होता नहीं वो माँ है, बस जन्म दिया है तो माँ है, कोई उनके रिलेशन ऐसे अपन ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होते। लेकिन जो बाज है वो अपने बच्चे को गिराते ऊपर से, जब वो कुछ इंची रह जाता है उसको वापस, जब तक उसके पर खुल नहीं जाते, है ना। शेरनी अपने बच्चे को शेर कर सिखाती है। तो ठीक उसी तरह से हमें एनिमल मॉडल से सीख लो कम से कम। बिल्कुल कि बच्चे को हर तरीके से सिखाइए। हाँ, समाज से लड़ना सिखाना है हमें कि एडवर्सिटी कैसे कोप अप करी जाए, कैसे सीखा जाए उनको। ना कि हमें एक बना बनाया कि भाई हमें उसको इसलिए पढ़ाना है कि वो एक बड़ा आदमी बने और उसके आगे पीछे 10 कार घूमे या वो एक बहुत बड़े बंगले का मालिक हो। हमें ये नहीं सिखाना है उनको, है ना। और कहीं भी हमारे सनातनी उसमें वेदों में कहीं इस तरह की पद्धति नहीं थी। ये भौतिकवाद हमारे पास वेस्टर्न कंट्री से आया, अच्छी चीज़ें तो हमने उनकी ली नहीं, ये चीज़ें हमने सीख ली, बिल्कुल, है ना। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट की आप प्रॉब्लम देखेंगी तो उनकी अपनी अलग, क्यों वो कहते हैं कि हमें अलग राज्य दो, हमें अलग कंट्री बनाओ। पंजाब समय समय पे उठती रहती है, इसीलिए कि हमारे भिन्नताओं में एकता है। तो हमें सीखना होगा, अगर किसी स्टेट की कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें सीखनी होती है चीज़ें, है ना। किसी बच्चे की, अब जैसे नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आते हैं, वो 3 से थोड़े ऊपर होते हैं, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन टॉपर होते हैं, वो अच्छे खासे एडमिशन तो नहीं मिलता वहाँ, उसको कहेंगे चिंकी है, शक्ल से दिखते हैं वो कि वो नॉर्थ ईस्ट के। तो इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ना करें, बिल्कुल। और यहाँ मैं बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तो आपने लाइफ को देखा भी नहीं, अभी तो आप स्कूल के एक क्लोज प्रेमाइसेस में हैं जहाँ पर सब कुछ बहुत प्लेजेंट है, एवरीबडी इज़ फॉर यू। घर जाते हैं तो पेरेंट्स आपके लिए हैं, नहीं अगर आपको कोई मिलता तो बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर आप बात कर सकते हैं, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स आपके पास हैं जहाँ आप बात कर सकते हैं और वो आपको जज नहीं करेंगे, वो नॉन जजमेंटल होते हैं कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम से आप जा रहे हैं। और अगर आपको कोई ना मिले तो प्लीज़ आप किसी से भी रैंडमली आप फ़ोन लगाइए, लेकिन ऐसा कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने बारे में, बाद में पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि उन पर क्या बीतेगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटा डिसीजन नहीं है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो आप बहुत छोटी ड्यूरेशन में ले लेते हैं। प्रॉब्लम सबके साथ थी, मैं फिर कहूँगी हमने भी फेस किया, आगे हमारे बच्चे कर रहे हैं, उनके भी बच्चे करेंगे। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कोई भी आपको लाइफ लॉन्ग एक रूम में बिठा कर नहीं खिला सकता। बट स्टिल कोई भी डिसीजन लेने से पहले ज़रूर सोचें, और ऐसा डिसीजन तो प्लीज़ ना लें। और मैं ये भी चाहूँगा जितने भी रेडियो स्टेशन कम से कम ये तो हेल्पलाइन खोल ही सकते हैं ना। आजकल तो FM इतने सारे हो गए हैं, ये फैसिलिटीज़ है, कम से कम इस तरीके की वो कुछ एंगेज रखें और इनको प्रिवेंट किया जाना चाहिए हर कॉस्ट पे ये चीज़ें। तो वो एक ओपन लाइन खोल सकते हैं कि 24 घंटे उनकी खुले ही रहते हैं, कहीं ना कहीं हेल्पलाइन खुली रहे कि कहीं भी किसी जगह
वो फ़ोन करें और उनको ये मदद मिल जाए। बिल्कुल। और इसी में मैं ये कहना चाहूँगी कि बाकी सारे रेडियो स्टेशंस के लिए तो नहीं, बट हाँ, रेडियो महारानी 89.6 FM हमेशा आपके लिए खुला है। हमारा नंबर है 9654896896। मेरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, नॉट रिलेटेड टू कि हम आपका कुछ ब्रॉडकास्ट करेंगे, हम आपकी कोई बात रिवील नहीं करेंगे, लेकिन कहीं पर भी आप ऐसे किसी सिचुएशन के साथ जा रहे हैं तो आप बेझिझक इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। और आज के लिए थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना टाइम हमें दिया और हमने इस क्रूशियल टॉपिक पर आज बात की। एंड वी रियली विश कि आज के इस सेशन से अगर हम एक ज़िंदगी भी बचा पाए तो इस सेशन का जो पूरा पर्पस है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता दिखता है। धन्यवाद सपना जी, थैंक यू सो मच। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे इस क्रूशियल टॉपिक पे बात करने के लिए उपयोगी समझा और मैं रेडियो महारानी का धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू।